हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। पिछली वीडियो में हमने इग्नू की बुक BHDS 183 के चैप्टर नंबर 4 साहित्य अनुवाद एक परिचय के 4.2 से लेके 4.5 तक के टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 4.6 साहित्य अनुवाद अर्थ और प्रकार, 4.7 ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद, समानता और असमानता। इसमें आएंगे समानता के आयाम और असमानता के तत्व। 4.8 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और फिर 4.9 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा बहुत देख लेंगे इसे भी। फिर आएगा हमारा 4.10, तो हमारा मेन फोकस रहेगा 4.6, 4.7 और 4.10 पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर पॉइंट सिक्स साहित्य अनुवाद अर्थ और प्रकार। प्रत्येक साहित्यकार की कल्पना अनुभूति से अनुप्राणित विचारों की शब्दों में अभिव्यक्ति की शैली में भिन्नता के कारण साहित्य रचनाओं के स्वरूप आकार में अंतर आ जाता है। इस अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाएं अस्तित्व में आई है, जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध आदि साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। ये सारी साहित्य की विधाएं हैं। विभिन्न विधाओं में लिखा जाने वाला साहित्य हमें कविता अथवा गद्य या फिर इन दोनों के मिले जुले रूप में मिलता है। इसमें से कविता को पद्य तथा अन्य विधाओं में रचित साहित्य को गद्य कहा जाता है। पद्य और गद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। अब जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसे हम चंपू बोलेंगे। साहित्य की रचना शैली में इन तीनों में से प्रथम दो अर्थात गद्य और पद्य की मुख्य है। जो पहले दो है गद्य और पद्य, ये ही मुख्य है। इसलिए गद्य पद्य के आधार पर ही साहित्य की इन विभिन्न विधाओं में रचित साहित्य के अनुवाद को गद्यानुवाद और पद्यानुवाद कहा जाता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से किसी एक भाषा में रचे गए सृजनात्मक साहित्य को जब किसी दूसरी भाषा में अंतरित किया जाता है तो वह साहित्यानुवाद कहलाता है। अब जो सृजनात्मक साहित्य है वो किसी और भाषा में है, अगर उसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है, दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करना है, तो उसे साहित्य अनुवाद कहेंगे। साहित्य अनुवाद को साहित्यिक अनुवाद भी कहा जाता है। अब जो साहित्य अनुवाद है उसे साहित्यिक अनुवाद भी कहेंगे। साहित्यिक अनुवाद जिस प्रकार किसी एक भाषा में साहित्य सृजन अलग अलग विधाओं में किया जाता है, उसी आधार पर सृजनात्मक साहित्य के दूसरी भाषा में अनुवाद को भी विधावार अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। इस आधार पर गद्य साहित्य के अनुवाद को गद्यानुवाद, पद्य साहित्य के अनुवाद को पद्यानुवाद तथा
नाटक के अनुवाद को नाट्य अनुवाद कहते हैं। जो गद्य साहित्य के अनुवाद है उसे हम गद्य अनुवाद कहेंगे। जो पद्य साहित्य के अनुवाद है उसे पद्य अनुवाद या काव्य अनुवाद भी, और जो नाटक के अनुवाद है उसे नाट्य अनुवाद कहेंगे। साहित्य की कथा और कथेतर विधाओं में रचित साहित्य को इसी प्रकार संबोधित किया जा सकता है। इन तरह से इन्हें संबोधित करते हैं। साहित्य अनुवाद के संदर्भ में विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि साहित्य की प्रत्येक विधा अपना अलग वैशिष्ट्य होता है। जो साहित्य की प्रत्येक विधा है सबका अपना अलग अलग विशेष्ट होता है, सबकी अलग अलग अपनी विशेषता होती है। इस तरह विभिन्न विधाओं में रचित साहित्य का अनुवाद भी अपनी अलग अलग विशिष्टता के लिए हुए होता है। जो साहित्य का अनुवाद है अपनी अलग अलग विशिष्टता लिए हुए होता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। साहित्य की प्रत्येक विधा के संदर्भ में भाव और कला के स्तर पर भिन्नता होती है। इनमें भाव और कला के स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। अगर अनुवाद को विधा विशेष की विशिष्टता और उसके लख्या भाषा में ढलकर प्रस्तुत करने की अल्पज्ञता है तो वह मूलतः अनुवादक की सीमा कही जाएगी, न कि साहित्य अनुवाद क्रम की असंभवता। वस्तुतः अनुवादक को विधा विशेष की विषय वस्तु और अंतर्वर्ती भावना को ग्रहण कर कलात्मक अनुभूति तक पहुँचते हुए उसके कथानक, वर्णन, चरित्र, शैली आदि की विशिष्टता को लक्ष्य भाषा में उद्बुद्ध कर अभिव्यक्त करने में सफलता प्राप्त करनी होती है। अनुवादक को रचयिता के व्यक्तित्व में प्रवेश करके उसके अनुभव को स्वयं अनुभूत करने की साधना करनी पड़ती है। परमानस प्रवेश करना पड़ता है, अर्थात उसे मूल रचयिता की मनोभूमि पर निर्वैयक्तिक भाव से उतरकर पाठ को आत्मसात करके अपनी चेतना में रचयिता की सृजनात्मक मन स्थिति का उद्बोध करते हुए समान कलात्मक अनुभूति को दूसरी लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना होता है। अब इसमें बताया गया है कि जो अनुवादक है उसे साहित्य की जो विधा विशेष है उसकी विषय वस्तु और उसकी अंतर्वर्ती भावना, उसके अंदर की जो भावना है उसको ग्रहण करके उसके कथानक, उसके वर्णन, उसके चरित्र और शैली आदि की विशिष्टता को समझते हुए लक्ष्य भाषा, मतलब जिस भाषा में उसे अनुवाद करना है उसमें सफलता प्राप्त करनी होती है। और अनुवादक जो रचयिता होता है उसके व्यक्तित्व में उस प्रवेश करके उसके अनुभव को स्वयं अनुभूत करके, उसके अनुभव को स्वयं ग्रहण करके परमानस प्रवेश, उसके अंदर प्रवेश करके रचयिता की मनोभूमि पर निर्वैयक्तिक भाव में उतरकर उसे पाठ को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना होता है। ये सब कुछ समझ के तभी जो अनुवाद कार्य है वो सही से सफलतापूर्वक संभव हो पाता है। इसके लिए अनुवादक में पुनर्सृजन की ऐसी क्षमता होनी चाहिए जैसी मूल लेखन में सृजन की होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनुवादक का सृजनात्मक प्रतिभा से
संपन्न होना जरूरी है। इसकी कसौटी यह रहती है कि अनुदित रचना पढ़कर पाठक को ऐसी अनुभूति प्रतीत हो मानो रचनाकार ने अपनी ही कृति को दूसरी भाषा में पुनः सृजित कर दिया है। यहाँ हमें यह ध्यान रखकर चलना होगा कि साहित्यिक विधा में अंतर के कारण कहीं यह अनुभूति स्थूल होती है और कहीं अपेक्षाकृत सूक्ष्म। अनुभूति की यह सूक्ष्मता, तरलता, अमूर्तता अनुवादक के द्वारा दूसरी भाषा में समानांतर उद्भव क्रम को अपेक्षित जटिल बना देती है। वैसे साहित्यिक अनुवाद चाहे वह गद्यबद्ध हो अथवा पद्यबद्ध, समांतर अनुभूति को उद्भव करने में सफलता प्राप्त करने में ही साहित्य अनुवाद की सफलता है। लेकिन इस सफलता की तभी उपलब्धि हो पाती है जब अनुवादक को साहित्य की विधा विशेष की विशिष्टता का बोध हो और वह उस वैशिष्ट्य को दूसरी भाषा में साहित्य की विधा विशेष में सार्थक तरीके से प्रस्तुत कर पाए। यह था हमारा साहित्य अनुवाद का अर्थ और प्रकार। अब है ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद में समानता और अंतर। अब इसमें देखेंगे ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद में समानता क्या है और अंतर क्या है। इस इकाई के भाग 4.2 में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के अर्जित एवं संचित ज्ञान राशि का विपुल वाङ्मय संवेदना प्रधान और ज्ञान प्रधान साहित्य के रूप में उपलब्ध है। काव्य, नाटक और अन्य गद्य विधाओं आदि में रचित साहित्य संवेदना प्रधान साहित्य होता है, जिसे सृजनात्मक साहित्य कहा जाता है। और उसके अलावा सभी ज्ञानात्मक साहित्य है। सृजनात्मक साहित्य है जो आनंद का साहित्य होता है, जिससे पढ़ के हमें आनंद मिलता है। जैसे काव्य हो गए, काव्य मतलब कविता, और नाटक हो गए, लोकगीत, ये सब हमारे सृजनात्मक साहित्य है। और ज्ञानात्मक है, इसके अलावा जो साहित्य है इसके अलावा वो सारे ज्ञानात्मक है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान विज्ञान का साहित्य। इसी आधार पर साहित्य अनुवाद के भी दो वर्ग है। अब साहित्य अनुवाद के दो वर्ग है, ज्ञानात्मक साहित्य और सृजनात्मक साहित्य। इन दोनों में व्याप्त अंतर को जानने की आवश्यकता है। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इन दोनों प्रकार के साहित्य में समानता भी है। आइए पहले इनके समानता को देखते हैं। समानता के आयाम। सृजनात्मक और ज्ञान विज्ञान के साहित्य का अनुवाद दो भिन्न दिशाओं से संबंधित होने पर कुछ एक समानता के आयाम लिए हुए है। वैसे तो इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पर हम इन्हें ज़्यादा पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा पॉइंट लिखने से ही अच्छे नंबर मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों और संवेदनाओं को इतर भाषा में निकटतम सहज समतुल्य अभिव्यक्त करना अनुवाद की मूल धारणा में निहित अर्थ है। यह दोनों प्रकार के अनुवाद पर लागू होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ये यहाँ तक। आनंद के साहित्य के अनुवाद की जो आवश्यकता, अब ये यहाँ से होएगा दूसरा पॉइंट शुरू। आनंद के साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता, महत्व
प्रासंगिकता, प्रक्रिया, पूर्वापेक्षा, समस्याएं, सीमाएं, संभावनाएं एवं जिन साधन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, वही सब कुछ ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद की भी पूर्वापेक्षाएं है। जो पूर्वापेक्षाएं सृजनात्मक साहित्य की जो पूर्वापेक्षाएं, वही ज्ञानात्मक साहित्य की भी है। दोनों प्रकार के अनुवादों में जहाँ हूबहू उल्था ना तो किया जा सकता है और ना ही संभव है, वही शब्द और अर्थ के स्तर पर भी दोनों प्रकार के अनुवादों की भाषाओं का विशेष महत्व है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया था हमारा, एक भाषा में व्यक्त विचारों से लेके यहाँ लागू होता है तक फर्स्ट हो गया। फिर आनंद के साहित्य के अनुवाद की जो आवश्यकताएं वगैरह है, पूर्वापेक्षाएं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आएगा हमारा ये, सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य का संरचनात्मक ढांचा समान है। जो सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य होते हैं, उन दोनों का संरचनात्मक ढांचा समान होता है। जैसे अंग्रेजी में वाक्य संरचना सामान्यतः कर्ता, क्रम, क्रिया की क्रम व्यवस्था पर आधारित होती है। यह क्रम व्यवस्था अंग्रेजी में रचित दोनों प्रकार के साहित्य में देखी जा सकती है। हालांकि काव्य सृजन में इस क्रम व्यवस्था का पालन करना जरूरी नहीं माना जाता, फिर भी अनुवादक इसे ध्यान में रखते हुए अनुवाद करता है। इसी तरह वह विराम आदि चिन्हों की प्रकृति एवं स्थिति आदि का भी पूरा ध्यान रखता है। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों प्रकार के अनुवाद में सूत्र और लक्ष्य भाषा के संरचनात्मक घटकों का एक ही तरह से विश्लेषण किया जाता है। अंतरण के लिए उपयुक्त पर्यायों की तलाश की जाती है, वहीं दूसरी भाषा में सार्थक तरीके से पुनर्गठित करके प्रस्तुत किया जाता है। ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ आ जाएगा, संप्रेक्षण अनुवाद का प्रमुख उद्देश्य है। जो संप्रेक्षण है वो दोनों ही प्रकार के अनुवादों का मुख्य उद्देश्य है। यह दोनों प्रकार के साहित्य तथा उनके अनुवाद पर लागू होती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुवादक अनुवादित सामग्री में अभिव्यक्ति की सहजता को बनाए रखता है। इसके लिए लेखक के अभिप्राय को समझना भी जरूरी होता है, ताकि अनुवादक सही पर्याय चुनकर अनुवाद कर सके। अगर अनुवादक मूल अभिप्राय को समझ नहीं पाता तो वह भूल कर जाता है। यह भूल साहित्य अनुवाद में अति सौंदर्यवादिता के रूप में भी नजर आ सकती है और ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में जटिल भाषा के प्रयोग के रूप में। फिफ्थ पॉइंट होएगा, अनुवादक के समक्ष मूल की शैलीगत विविधता को बनाए रखने की अनिवार्यता होती है। हालांकि शैली की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के साहित्य अनुवाद को कम समस्याएं आती है, जबकि सृजनात्मक साहित्य अनुवाद और विशेष तौर पर काव्य अनुवाद में शैली के अनुवाद में कठिनाई अधिक होती है। 6 पॉइंट, पाठक वर्ग को ध्यान में रखना भी दोनों प्रकार की सामग्री के अनुवादक के लिए आवश्यक होता है। अगर पाठक वर्ग छोटी आयु वर्ग का है अथवा सामान्य शिक्षित व्यक्ति है और इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना ही सामग्री को गहन गंभीर
भाषा शैली में अनुवादित करके प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह अनुवादित पाठ पाठक वर्ग के लिए सहज संप्रेषणीय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो पढ़ रहा है पाठ को, वो अगर कम आयु का है या फिर कम शिक्षित है, और अगर हमारा पाठ अधिक जटिल है, मुश्किल है, तो वो व्यक्ति उसे पढ़ नहीं पाएगा सही से, उसके लिए सहज नहीं होगा वो पाठ। सृजनात्मक और ज्ञान विज्ञान के साहित्य के अनुवाद में समानता के इन आयाम के बावजूद कुछ अंतर भी है। अब इनके अंतर को देखेंगे। असमानता के आयाम। असमानता के आयाम व्यावहारिक धरातल पर देखें तो साहित्यिक एवं ज्ञानात्मक साहित्य तथा उनके अनुवाद में अंतर है। चूँकि प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है, इसी कारण प्रत्येक विषय के अनुवाद की भी विशिष्ट प्रकृति होती है, महत्व होता है, समस्याएं, सीमाएं होती है। इसी आधार पर ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद एवं साहित्य अनुवाद में जो स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है वह इस प्रकार है। सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य में तथ्य और भाव के स्तर पर अंतर पाया जाता है। ज्ञानात्मक साहित्य में सूचनाओं, संकल्पनाओं, तथ्यों आदि के रूप में ज्ञान समाहित होता है, इसलिए इनमें तथ्यों और विचारों की प्रधानता होती है जो मूर्त एवं निश्चित भी होते हैं। वहीं है सृजनात्मक साहित्य जो कि आनंद का साहित्य है। हालांकि इसमें ज्ञान का भी अंग होता है किंतु आधारभूत अंग नहीं। सृजनात्मक साहित्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। अनुभूति का स्वरूप अमूर्त होता है और साथ ही तरल भी। जिस तरह सूक्ष्म तरल पदार्थ को स्थानांतरित करना स्वयं में कठिन कार्य है, वहीं स्थिति अनुभूति के दूसरी भाषा में संप्रेषण की भी है। सृजनात्मक साहित्य के माध्यम से आनंद की उपलब्धि होती है, रस की अनुभूति होती है, इंद्रिय को सुख मिलता है, भावनात्मक प्रभाव डालना सृजनात्मक साहित्य का लक्ष्य होता है। तथ्य और विचार का तो संप्रेषण हो सकता है किंतु भाव कल्पना को उद्बुद्ध किया जा सकता है, संप्रेषण नहीं। इसमें है जो सृजनात्मक साहित्य होते हैं, इसमें आनंद की उपलब्धि होती है, रस की अनुभूति होती है, इंद्रियों को सुख मिलता है और ये भावनात्मक प्रभाव डालते हैं, और तथ्य और विचारों का संप्रेषण हो सकता है। इसमें भाव और कला का उद्भव होता है लेकिन संप्रेषण नहीं। साहित्यकार पाठक के चित्त में अनुभूति को उद्भव कराता है और पाठक लेखक के अनुभव को साझीदार बनता है, अनुभव में साझीदार बनता है। इसमें है जो सृजनात्मक साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य में तथ्य और भाव के स्तर पर अंतर। जैसे ज्ञानात्मक साहित्य होता है, उनमें सूचना, संकल्पना, तथ्य, इनके रूप में ज्ञान समाहित होता है, और वहीं दूसरी तरफ होते हैं सृजनात्मक साहित्य जो कि आनंद का साहित्य होता है, जिससे इंद्रियों का सुख मिलता है और जिसमें रस की अनुभूति होती है, आनंद की उपलब्धि होती है, भावनात्मक प्रभाव डालते हैं हम पे। ये सब था इनमें अंतर सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य में। पहला अंतर था ये। अब सेकंड पॉइंट है इसका, दोनों प्रकार के साहित्य सृजन के लिए
मानसिकता के स्तर पर अंतर पाया जाता है। मानसिकता के स्तर पर अंतर पाया जाता है। अब दूसरा अंतर, सृजनात्मक साहित्यकार में सृजनात्मक प्रतिभा की अपेक्षा होती है और ज्ञानात्मक साहित्य सृजन के लिए लेखक की ज्ञानात्मक मानसिकता की। अब जो सृजनात्मक जो साहित्यकार है उसमें सृजन करने की प्रतिभा होनी चाहिए, और जो ज्ञानात्मक साहित्यकार होता है उसमें ज्ञानात्मक मानसिकता होनी चाहिए, ज्ञान का भंडार होना चाहिए उसमें। ऐसी ही मानसिकता की पूर्वापेक्षा इनके अनुवादकों के लिए भी की जाती है। अब सिर्फ सृजनकर्ता के लिए ही नहीं, जो अनुवादक होते हैं इनके लिए, जो इन्हें ट्रांसलेट करते हैं, इनके लिए भी यही होना चाहिए, इनसे भी इन्हीं चीज़ की अपेक्षा की जानी चाहिए। ज्ञानात्मक साहित्य अनुवादक में सृजनात्मक प्रतिभा का होना अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। इसके स्थान पर अनुवादक का विषय विशेष की ज्ञानात्मक मानसिकता यानी विषय का बोध, उसकी परिभाषिक शब्दावली की समझ आदि से संपन्न होना आवश्यक है। ये सहायक सिद्ध होते हैं, मतलब इसमें इनके विषय का बोध होना चाहिए और जो पारिभाषिक शब्दावली की समझ होनी चाहिए। वही सृजनात्मक रचना के भाव पक्ष के साथ कलात्मक सौंदर्य को लक्ष्य भाषा में पहुंचाने के आधार पर अनुवादक सृजनात्मक प्रक्रिया बन जाता है। साहित्य अनुवादक इस प्रक्रिया को अपनाते हुए मूल जैसा लालित्य लाता है ताकि अनुवाद सार्थक एवं सौंदर्यपूर्ण हो। इसलिए साहित्यिक अनुवाद और विशेष तौर पर काव्य अनुवाद के लिए तो अनुवादक का सृजनात्मक प्रतिभा से संपन्न होना कमोबेश अनिवार्य ही माना जाता है। जो साहित्यिक अनुवादक है, खास तौर पर जो काव्य का अनुवाद करते हैं, उनके लिए सृजनात्मक प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है इसका, साहित्यिक सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को विषय ज्ञान कम हो या फिर वह विषय का अज्ञानी हो तो भी अनुवाद कर्म कर सकता है। केवल 2 भाषाओं का समुचित ज्ञान ही अनुवाद कार्य में सहायक सिद्ध हो जाता है। अब जो है साहित्यिक जो सामग्री है उसका अनुवाद करते वक्त भले ही अनुवादक को विषय का ज्ञान कम हो, पर उसे दोनों भाषाओं का अगर ज्ञान है तो वह अनुवाद कार्य कर सकता है। लेकिन जहाँ तक ज्ञान विज्ञान की सामग्री का अनुवाद का संबंध है, अनुवादक को न केवल स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जानकारी आवश्यक है, बल्कि विषय का समुचित ज्ञान, व्यापक एवं सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब जो ज्ञानात्मक जो साहित्य है उसमें अगर अनुवाद करना है उसका, तो उससे विषय के ज्ञान होना अनिवार्य है। दोनों भाषाओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके अलावा विषय का समुचित और व्यापक ज्ञान भी होना आवश्यक है। विषय की अज्ञानता के कारण वह कई प्रकार की गलतियां कर सकता है। अगर विषय का उसे ज्ञान नहीं है, विषय की अज्ञानता है, तो उसके कारण अनुवादक बहुत सी गलतियां कर सकता है। उदाहरण के लिए, रसायन विज्ञान के विषय से संबंधित वैज्ञानिक सामग्री में अगर सॉल्ट शब्द आता है तो विषय का ज्ञान न रखने वाले अनुवादक उसे नमक समझ सकता है, जबकि विषय की व्यापक एवं व्यावहारिक जानकारी रखने वाले अनुवादक को यह पता है कि सॉल्ट वह लवण है जो पूर्ण अथवा आंशिक हाइड्रोजन से मुक्त अम्ल है, जबकि नमक एक अन्य लवणों की भांति एक लवण है
और जो सोडियम एवं क्लोरीन का यौगिक रूप है, और ऐसी स्थिति में वह माउस शब्द का कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हास्यपद अनुवाद चूहा कर सकता है। अब इसमें था जो साहित्यिक सामग्री है, सृजनात्मक साहित्य होता है, उसमें तो विषय का ज्ञान इतना महत्व नहीं रखता। उसे अगर विषय के ज्ञान की समझ ना हो तो भी अनुवाद कर सकता है, परंतु जो ज्ञानात्मक है उसमें ज्ञान की समझ होना बहुत ज़रूरी है, विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। उस उदाहरण में बताया है जैसे सॉल्ट का है, सॉल्ट को अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो वो नमक समझ सकता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में नमक वह लवण है जो आंशिक हाइड्रोजन से मुक्त अम्ल होता है। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण है इसका माउस कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का शब्द है, और अगर उसे विषय का ज्ञान नहीं है अनुवादक को तो वह इसका अनुवाद चूहा के रूप में भी कर सकता है। तो जो ज्ञानात्मक साहित्य है उसमें विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। 4th पॉइंट, दो प्रकार के अनुवाद के प्रेरक कारणों के स्तर पर भी भिन्नता मिलती है। अब है प्रेरक कारणों के स्तर पर भिन्नता। यह स्वीकार किया जाता है कि लेखन के मूल में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ज्ञान का प्रसार करना ज्ञान के साहित्य के मूल उद्देश्य होता है। जो ज्ञान का साहित्य है, ज्ञानात्मक जो साहित्य है, उसका उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रसार करना। सृजनात्मक साहित्यकार की दृष्टि से यह कारण मनोरंजन, स्वायत्तता, सुखाय, यश तथा अर्थ की कामना और सामाजिक बदलाव आदि में से कोई भी हो सकता है। अब इसमें था प्रेरक कारण, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। ज्ञानात्मक साहित्य के उद्देश्य तो होते हैं ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान पहुंचाना लोगों तक, और जो सृजनात्मक साहित्यकार के उद्देश्य होते हैं मनोरंजन होते हैं, सुखाय होते हैं, सुख पहुंचाना और मनोरंजन, यश और अर्थ धनार्जन की कामना, और सामाजिक बदलाव भी हो सकते हैं इसमें। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि अनुवाद कार्य के मूल में भी कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है, और अनुवाद के मूल में भी कोई ना कोई प्रेरणा होती है। ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में सूचना और ज्ञानपरक तथ्यों के विस्तार प्रसार की आशंका निहित होती है। ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में सूचनाओं और ज्ञानपरक तथ्यों के विस्तार प्रसार की आकांक्षा निहित होती है। वही सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद अंतःप्रेरणा से स्फुरित होता है, और अनूदित रचना के माध्यम से अनुवादक लक्ष्य भाषा के पाठक वर्ग के व्यक्ति के संस्कार परिष्कार को ध्येय रखता है। इस तरह अनुवाद प्रेरणा के स्तर पर देखा जाए तो सृजनात्मक और ज्ञान विज्ञान साहित्य विपरीत ध्रुवों पर खड़े नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है ज्ञानपरक तथ्यों विस्तार प्रसार और आशंकाओं से निहित होता है, वहीं दूसरी तरफ होता है सृजनात्मक जो अंतःप्रेरणा और जो पाठक वर्ग है उसमें संस्कार परिष्कार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। 5वां, अनुवाद में कुछ जोड़ने छोड़ने के स्तर पर अंतर।
अनुवाद में कुछ जोड़ने छोड़ने के स्तर पर अंतर को रेखांकित किया जा सकता है। हालांकि यह कहा जाता है कि अनुवादक को मूल पाठ में से कुछ भी छोड़ने अथवा उसमें कुछ भी जोड़ने का अधिकार नहीं है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर देखा जाता है कि भाषा का संरचनात्मक ज़रूरत को पूरा करने और लेखक के आशय की अभिव्यक्ति को स्पष्टता लाने और कथ्य को भली प्रकार से संप्रेषित करने के लिए अनुवादक चाहे तो कोई शब्द, वाक्य अथवा वाक्यांश जोड़ दे अथवा छोड़ दे। अब जो अनुवादक है वो शब्द के सही मतलब को समझाने के लिए उसमें कुछ जोड़ व कुछ छोड़ सकता है। उनमें से जैसे कोई कविता हो गई या कोई कहानी हो गई, उसका अनुवाद करते वक्त जो अनुवादक है उसमें अपनी तरफ से कुछ शब्दों और वाक्य को जोड़ सकता है और उसमें से कुछ वाक्य हटा सकता है उसका मतलब सही से समझाने के लिए। इसमें अब उदाहरण दिया गया है, जैसे एज एन एक्सेप्शनल केस, वाक्यांश का अनुवाद करते समय केस शब्द को छोड़ते हुए शेष वाक्यांश को अपवाद के रूप में अनुदित कर देना। किंतु इस अर्थ यह नहीं अनुवादक को मूल इसका अर्थ यह नहीं कि अनुवादक को मूल में अतिरिक्त भाव अथवा विचार जोड़ने की स्वतंत्रता हो। वह जो अनुवादक है शब्द को जो अनुवादक होता है वो कविता या वाक्य को सही से समझाने के लिए वाक्य किसी शब्द को जोड़ व घटा सकता है, किंतु ये नहीं कि वह अपनी तरफ से किसी भी भाव और विचार को जोड़ सके। ये स्वतंत्रता नहीं होती उन्हें। ज्ञानात्मक साहित्य अनुवाद का एक ही लक्ष्य होता है, विषयपरक यथार्थता एवं परिशुद्धता को बनाए रखना। वैसे अनुवादक लक्ष्य भाषा के पाठकों तक मूल सामग्री रूपी विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए आवश्यक स्थलों पर व्याख्या, पार टिप्पणी आदि देकर अर्थ में स्पष्टता ला सकता है। वही सृजनात्मक अनुवादक मूल का केवल अनुकरण ही नहीं करता, वह लेखक के यथार्थ के सम्मुख स्वयं को समर्पित करते हुए सृजनात्मक अनुवाद करता है। इस समर्पण के दौरान अनुदित पाठ में कुछ जोड़ने तथा छोड़ने का पर्याप्त गुंजाइश की अपेक्षा अधिक रहती है। अब इसमें था जो सृजनात्मक जो अनुवादक होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ भी शब्दों को जोड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं अपनी गुंजाइश के अनुसार। इनकी अपेक्षा अधिक होती है। सृजनात्मक साहित्य का प्रकृति के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकारों में से छायानुवाद, सारानुवाद और अनुकूलन करते समय अनुवादक कुछ जोड़ने और छोड़ने की स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार भरपूर प्रयोग करता है। अब जो छाया अनुवाद होता है सृजनात्मक कार्य में, सारानुवाद और अनुकूलन, इसमें जो अनुवादक है कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ सकता है और छोड़ सकता है, इसकी स्वतंत्रता होती है उन्हें। जबकि ज्ञानात्मक सामग्री के सारानुसार अथवा अनुकूलन में विषयपरक एवं तथ्यात्मक प्रणाली का बने रह पाना संभव नहीं हो पाता, और जो ज्ञानात्मक है इसमें यह संभव नहीं हो पाता। इस कारण ज्ञानात्मक साहित्य में इस विधि द्वारा अनुवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद
विषय वस्तु में अभिव्यंजित मूल तथ्यों से विचलित हो जाता है तो उसका यह विचलन गलती है। अगर ज्ञानात्मक साहित्य में ये विषय वस्तु से अभिव्यंजित हो जाता है या विचलित हो जाता है अपने तथ्यों से, तो यह गलती मानी जाती है, यह विचलन उसकी गलती मानी जाती है। अनुवाद में इस प्रकार के कुछ जोड़ने या छोड़ने का उससे कोई अधिकार नहीं होता। ज्ञानात्मक में कुछ भी जोड़ने या छोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत साहित्य अनुवादक कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि का अनुवाद करते समय छूट लेते हुए उन्मुक्त गगन में विचरण करने की अपनी मौलिक कल्पना का उड़ान भर सकता है। अब जो होती है कहानी होती है, उपन्यास होता है, नाटक, कविता, इसमें अनुवादक कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं, इसकी पूरी छूट होती है। सिक्स पॉइंट है इसका। सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य में भाषा की कलात्मकता के स्तर पर भिन्नता नजर आती है। अब है कलात्मकता के स्तर पर भिन्नता। दोनों ही भाषाओं में प्रवृत्ति के स्तर पर अंतर होता है। सृजनात्मक साहित्य बिंब प्रतीकों तथा भाषिक क्षमता के विविध उपकरणों से सज्जित सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। बिंबों, प्रतीकों आदि के माध्यम से साहित्य की भाषा में लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता का सृजन होता है। इसके माध्यम से जागे इस प्रकार के भाव चित्र से पाठक साहित्यकार की अनुभूति से परिचित होता है। अनुवादक को इसी प्रकार के भाव दूसरी भाषा में जागृत करने होते हैं। ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद ज्ञान के प्रसारों के लिए विषय को अभिधा के माध्यम से व्यक्त कर देता है, जबकि सृजनात्मक साहित्य के अनुवादक को साहित्यकार की अनुभूति, उसकी जीवन दृष्टि आदि का केवल अर्थबोध ही नहीं कराता, बल्कि लक्ष्य भाषा के सहृदय कल्पना से भाव चित्र जगाता है। इसलिए साहित्य अनुवादक का दायित्व है कि वह मूल की रचना की भांति रसात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हुए लक्ष्य भाषा के पाठक वर्ग के मन मस्तिष्क पर अनुदित रचना वैसा ही प्रभाव डाले जो मूल कृति से संभव हुआ था। इसलिए अक्सर यह दिया जाता है कि साहित्यिक कृतियों का अनुवाद नहीं हो सकता और साहित्य अनुवाद वास्तव में पुनः सृजन है, मूल कृति का प्रतिबिंब नहीं। 7th पॉइंट, सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य की भाषा में प्रवृत्तिपरक अंतर के कारण इन दोनों के प्रकार के साहित्य में अर्थ के स्तर पर भिन्नता आ जाती है। अब इनमें है अर्थ के स्तर पर भिन्नता। ज्ञानात्मक साहित्य की तथ्यपरकता अर्थ के स्तर पर एकाग्रता को बनाए रखती है। अर्थादेश, अर्थ का विस्तार और अर्थापत्ति के रूप में भाषा विज्ञान की प्रक्रिया यहाँ लागू नहीं होती। ज्ञानात्मक साहित्य में गाय सीधेपन को नहीं व्यक्त करती, कुत्ता वफादारी अथवा कमीनेपन को नहीं दर्शाता, उल्लू मूर्खता का घोतक नहीं है और न ही व्यक्ति चिंताओं के सागर में डूबता है। यही कारण है कि ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद को अनुदित पाठ में इसी एकाग्रता के प्रति विशेष ध्यान देना पड़ता है, इसे बनाए रखना पड़ता है। अगर ज्ञानात्मक साहित्य में द्विअर्थकता अथवा अनेकार्थता झलके तो वह अनुवाद त्रुटिपूर्ण माना जाता है, जबकि सृजनात्मक साहित्य की भाषा
लाक्षणिक और व्यंजनात्मक अर्थ के अनेक स्तरों की सृष्टि करती है। साहित्य में लालित्य गुण को बढ़ाते हुए अनेकार्थता लाकर रचना में रसात्मकता उत्पन्न करती है, और यही वास्तव में उसके अनुवाद कौशल की कसौटी होती है कि वह मूल लेखक की अभीष्ट अनेकार्थता को किस हद तक शामिल कर पाता है। अब इसमें था, जैसे ज्ञानात्मक साहित्य होते हैं, उसमें एक शब्द जो होता है उसका एक ही अर्थ होता है। जैसे गाय है तो गाय ही है, अब गाय के रूप में उसे सीधेपन का प्रतीक नहीं मानेंगे। अगर कुत्ता है तो वो कुत्ता ही है, उसे वफादारी और कमीने का प्रतीक नहीं मानेंगे, उससे नहीं दर्शाएंगे। और यही मतलब था इसमें, ज्ञानात्मक साहित्य में एक जो अर्थ है उसका वही अर्थ होता है, उसे किसी दूसरे उससे नहीं दर्शाया जाता। और यही जो सृजनात्मक कार्य होता है, सृजनात्मक जो साहित्य होता है, इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य में परिव्याप्त अंतर को शब्द प्रयोग के स्तर पर भी रेखांकित किया जा सकता है। अब है शब्द प्रयोग के स्तर पर अंतर। ज्ञानात्मक साहित्य की शब्दावली की अपनी विशिष्टता होती है। इसमें शब्दार्थ की सुनिश्चितता, एक शब्द का एक ही अर्थ है, यहाँ विकल्पों की उपलब्धता नहीं होती। वहीं एक ही शब्द का ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में न केवल भिन्न भिन्न अर्थ है, बल्कि साधारण प्रचलित शब्द तक अपने भिन्न अर्थ रखते हैं। जैसे अंग्रेजी के साधारण प्रचलित कवर शब्द को लिया जा सकता है, जो ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में निम्नलिखित प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थ की अभिव्यंजना करता है। कवर डायग्राम, भौतिकी, प्रसारण क्षेत्र आरेख, कवर सेल, वनस्पति विज्ञान, आवरण कोशिका, कवर क्रॉप, वनस्पति विज्ञान, भूमि संरक्षण सस्य, कवर पोट, रसायन विज्ञान, आवरण, कवर सेट, गणित, आच्छादित पात्र, कवर लेनिंग मैप, आवृत समुच्चय, कवर मास, भूविज्ञान, रेखांकित मानचित्र। ये था सृजनात्मक और ज्ञानात्मक में शब्द के प्रयोग के स्तर। जो ज्ञानात्मक जो साहित्य है उसमें एक शब्द के कई विकल्प होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कवर का एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है। आगे देखते हैं। जबकि द्विअर्थकता अथवा अनेकार्थकता का समावेश सृजनात्मक साहित्य की भाषा की सफलता की कसौटी सिद्ध होती है। अब जो सृजनात्मक है उसमें द्विअर्थकता और अनेकार्थकता सृजनात्मक साहित्य की सफलता की कसौटी सिद्ध होती है। साहित्यिक भाषा में शब्दकोशीय अर्थ से कहीं अधिक अर्थों की प्रतिफलन होता है। साहित्य अनुवादक इस बहुअर्थवत्ता को शब्दावली के स्तर पर भी बनाए रखने का प्रयास करता है। उसके सामने शब्दों के विकल्प भी रहते हैं। शैली की आवश्यकता के अनुसार वह लक्ष्य भाषा में उपलब्ध विभिन्न पर्यायों में से किसी भी पर्याय को चुन सकता है। नौवांतर। पारिभाषिक शब्द प्रयोग के स्तर पर भी दोनों प्रकार के अनुवादों में भिन्नता पाई जाती है। पारिभाषिक शब्द प्रयोग के स्तर पर ज्ञानात्मक साहित्य में विचारों की प्रधानता होती है, जिन्हें स्पष्ट एवं
यथातथ्य परिभाषित शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस साहित्य में पारिभाषिक शब्दों का बहुतायत प्रयोग मिलता है, जबकि सृजनात्मक साहित्य में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग प्रतिशतता की दृष्टि से कम होता है। पारिभाषिक शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं। इन शब्दों को विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ज्ञानात्मक साहित्य में इनके भरपूर इस्तेमाल करने के कारण अनुवाद में भी उनका सर्वाधिक महत्व है। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से लक्ष्य भाषा का संपन्न होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी के फैमिली शब्द देखें, जिससे जुड़े अनेक पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी में अलग अलग प्रतिशब्द बनाए गए हैं ताकि उनका सटीक अर्थ निकाला जा सके। फैमिली एडजस्टमेंट, पारिवारिक समायोजन, कौटुंबिक समायोजन। फैमिली अवेयरनेस, परिवार भत्ता, कुटुंब भत्ता। फैमिली फेस्ट, कुल भोज। फैमिली हेड, कर्ता। फैमिली ऑफ नेशंस, राष्ट्रीय कुल। फैमिली ऑफ ओरिजिनेशन, परिवार, जन्म परिवार, कुटुंब परिवार, प्रभव परिवार। फैमिली थेरेपी, परिवार चिकित्सा, कुटुंब परक चिकित्सा। फैमिली ट्री, वंश वृक्ष। अनुवाद में हर जगह पारिभाषिक शब्दों में प्रतिशब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन जहाँ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अपेक्षित न हो वहाँ उनके प्रयोग से बचना चाहिए। जैसे एज अ मैटर ऑफ लाइफ का अनुवाद करते समय यहाँ प्रयुक्त मैटर शब्द को पारिभाषिक मानते हुए अनुवाद नहीं करना चाहिए और इसका अनुवाद अधिकार के रूप में अथवा साधिकार करना होगा। इसमें था पारिभाषिक शब्द के प्रयोग। अब किसी शब्द की जो परिभाषाएं है उसके उसमें अंतर मिलता है ज्ञानात्मक और सृजनात्मक में। अब 10th पॉइंट है समीकरणों, संकेतों, प्रतीकों और विशिष्ट चिन्हों आदि के प्रयोग के स्तर पर भिन्नता। सृजनात्मक साहित्य में इनका प्रयोग विरले ही नज़र आता है। सृजनात्मक जो कार्य होता है इनमें ना तो समीकरण होते हैं, न संकेत प्रतीक होते हैं और किसी भी अन्य जो चिन्ह होते हैं वे भी कम ही नज़र आते हैं, बहुत कम नज़र आते हैं। जबकि ज्ञानात्मक साहित्य में ये भाषा को विशिष्ट बना देते हैं। जो ज्ञानात्मक जो साहित्य होते हैं जैसे साइंस हो गई, मैथ हो गया, इनमें हमें तरह तरह के समीकरण, संकेत, प्रतीक और चिन्ह वगैरह मिलते हैं। ज्ञानात्मक साहित्य और विशेष तौर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के साहित्य में तर्क, विश्लेषण, परीक्षण प्रयोगों आदि को सूत्रात्मक रूप से व्यक्त करते हुए इनके माध्यम से भाषा में सूक्ष्मता लाई जाती है। इसमें भावों को संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे ये साइंस है, कुछ चिन्ह आदि विशेष प्रकार के चिन्हों से वैज्ञानिक तथ्यों को चित्रात्मक विधि द्वारा सूत्र रूप में स्पष्ट किया जाता है। ज्ञानात्मक साहित्य की इस विशिष्टता को अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में बनाए रखना अनुवादक के लिए नितांत आवश्यक होता है।
ये सब थे हमारे समानता और असमानता। हमने ऊपर समानताएं भी देखी और असमानताएं भी। अब जो इसकी हेडिंग है वो कैसे बनानी है हमें, जो मेन दिखा रखा है, जो डार्क कर रखी है ब्लैक, इनकी आपको हेडिंग बनानी है और फिर इनके अंदर ये सब लिखना है। जैसे ये हो गया, पहला जो इसका अंतर था तथ्य और भाव के स्तर पर था अंतर, ये हमें हेडिंग बनाना है। फिर दूसरी हेडिंग हमारी होगी मानसिकता के स्तर पर अंतर। ऐसे ही तीसरी हेडिंग हो जाएगी विषय ज्ञान के स्तर पर अंतर। चौथी हो जाएगी ये अनुवाद के प्रेरक कारणों के स्तर पर भिन्नता। पांचवी कुछ जोड़ने छोड़ने के स्तर पर अंतर। सिक्स हेडिंग है भाषा की कलात्मकता के स्तर पर भिन्नता है। सेवंथ हो जाएगी अर्थ के स्तर पर। एट्थ है हमारी, एक मिनट, शब्द के प्रयोग के स्तर पर। ये शब्द के प्रयोग के स्तर पर भिन्नता। नाइन है पारिभाषिक शब्द प्रयोग के स्तर पर। 10th समीकरणों, संकेत, प्रतीकों और विशिष्ट चिन्हों के आधार पर भिन्नता। 4.8 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। 4.9 भी इतना नहीं है। 4.10 साहित्य अनुवाद का महत्व। आज का युग अनुवाद का युग है। वर्तमान युग में अनुवाद की मांग और कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इससे विभिन्न भाषाओं के बीच दूरी कम हो रही है। प्रांतीय भाषाओं में रचित साहित्य को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी मिल रहा है। इससे एक भाषा की सामग्री से एकाधिक भाषाओं में पाठ लाभान्वित होते हैं। साहित्य अनुवाद का महत्व विभिन्न संदर्भ लिए हुए है। साहित्य का अनुवाद बढ़ गया है क्योंकि अलग अलग भाषाओं में कोई पाठ जो लिखा होता है उसे अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। जैसे कोई पाठ हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है क्योंकि हर किसी को हिंदी नहीं आती। और जैसे हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई पाठ तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है, या तमिल, मराठी, गुजराती इनमें ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि हर किसी को हर कोई भाषा नहीं आती। जिसे जौन सी भाषा आती है उसमें अनुवाद करना होता है, इसलिए अनुवाद की महत्वता बढ़ रही है। और ऐसे ही दूसरे देशों में भी इसकी ज़रूरत हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि सबकी भाषाएं अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी भाषा की श्रेष्ठ महान साहित्य कृति के प्रति विश्व मानव की जिज्ञासा अन्य भाषा भाषियों को साहित्यिक अनुवाद की प्रेरणा का आधार बनाती है। अब जैसे किसी भाषा में कोई श्रेष्ठ या महान साहित्य है तो पूरा विश्व उसको जानने की जिज्ञासा रखेगा, और इसी के ज़रिए यही जो साहित्यिक अनुवाद का प्रेरणा बनती है।
साहित्यिक अनुवाद अन्य भाषाओं में उपलब्ध महान साहित्यिक कृति को अपनी भाषा के पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। जो महान साहित्य है और जो मतलब जो साहित्यिक अनुवादक होते हैं वो महान साहित्य को अपनी भाषा के पाठकों तक पहुंचाना चाहता है ताकि वह भी उत्तम कृतियों के पठन वाचन का आनंद ले सके, उनके पाठक उनका आनंद ले सके, उनका आस्वादन कर सके। इसी कारण शेक्सपियर, टोल्स्टॉय आदि विश्वविख्यात साहित्यकारों की कृति विश्व की अनेकों भाषाओं में अनुदित है। जैसे हो गया शेक्सपियर या टोल्स्टॉय, ये इन साहित्य की बहुत सारी भाषाओं में कृतियाँ मौजूद हैं। इसी प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, कालिदास, वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, प्रेमचंद आदि की रचनाएं केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं अपितु अनेकार्थी विदेशी भाषाओं में भी अनुदित है। अब जो हमारे जो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर है, कालिदास हो गए, वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीरदास, प्रेमचंद, इनकी सिर्फ भारत की भाषाओं में ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी इनके साहित्य मिल जाएंगे, इनकी कृतियाँ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी लोग इनको पढ़ते हैं, इनकी जिज्ञासा रखते हैं इनके बारे में जानने को। इसी का परिणाम रहा है था कि महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़कर जहाँ जर्मन कवि गेटे चमत्कृत थे, वहीं शेलेंगिंग, शोपेनहावर तथा टी.एस. एलियट भारतीय उपनिवेश के साक्षात कर पाए। पाश्चात्य रोमांटिक कवियों को मेघदूत के H.H. विल्सन द्वारा किए गए मेघदूत के पदानुवाद से प्रेरणा मिली। ये तो पहला था जिज्ञासा के कारण। जो महान जो साहित्य होते हैं उनको जानने की जिज्ञासा होती है सभी जगह पे, अलग अलग देशों में, राज्यों में, तो वो उनकी प्रेरणा बनती है। अब दूसरा है राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता के प्रलंबन में साहित्य अनुवाद की सार्थक भूमिका। अब भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए जो अनुवाद है, साहित्य का अनुवाद किया जाता है। जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न भाषा भाषियों में व्याप्त अनेकताओं के बीच प्रवाहित एकता की धारा की समझ के विकास में अनुवाद की सर्वाधिक उपादेयता है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में, सबको एकता में बांधे रखने के लिए ये अनुवाद सबसे सफल साबित हो पाता है। साहित्य अनुवाद भारतीय जनमानस में एकता और समानता की उच्च भावना का संचार करता है। भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य परंपरा इस तथ्य का उद्घाटन करती है कि सभी भाषाओं में मूलतः भावनात्मक एकता है। इससे ये होता है कि सभी भाषाओं में भावनात्मक एकता है। उत्तर भारत में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वहीं तमिल में कंबन, मलयालम में एषुत्तचन, बंगाल में कृत्तिवास, असमिया में शंकरदेव, ओडिया में बलराम दास, मराठी में एकनाथ आदि ने राम काव्य की रचना की। जैसे तुलसीदास ने रामचरित्र लिखी, उसी को
जो अलग अलग है, तमिल में भी, मलयालम में भी, बंगाल में भी इनको अनुवाद करके इन्हें मतलब सभी भाषाओं में इनको पहुंचाया गया। हिंदी में कबीर, पंजाबी में नानक देव, मराठी में ज्ञानेश्वर नामदेव, कश्मीर में ललेश्वरी, सिंधी में सामी और तेलुगु में वेमना ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जनमानस को संदेश दिया। ये एकता बढ़ाने के लिए। थर्ड पॉइंट है अब, भारतीय साहित्य की एकता के उद्घाटन में रचनात्मक भूमिका निभाता है। जो अनुवाद है, भारत की साहित्य की एकता के उद्घाटन में रचनात्मक भूमिका निभाता है। भारतीय साहित्य वास्तव में विभिन्न भारतीय भाषाओं में सृजित साहित्य का सामूहिक नाम है। यह हिंदी सहित उन सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य है जो इस देश में बोली और लिखी जाती है। अब जो भारतीय साहित्य है, साहित्य का ऐसा समूह है जो हिंदी के साथ साथ ऐसी सभी भाषाओं में बोली जाती है, मतलब ऐसी सभी भाषाओं में लिखी जाती है जो पूरे देश में बोली जाती है। इसमें भारत की संस्कृति, समाज और उसकी संवेदनाओं की विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। संस्कृति और दर्शन के रूप में व्यापक भारतीय आधार एक समान है। संस्कृति के रूप में भारतीय आधार एक समान है, लगभग एक जैसा ही है पूरा भारत संस्कृति के उसमें। यह आधार साहित्यिक चेतना को जोड़ता है और यही आधार है जो साहित्यिक चेतना को जोड़ता है। इसलिए अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी भारतीय साहित्य एक ही है। इनकी भाषाएं अलग होती है पर साहित्य एक ही होता है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत का प्रभाव हिंदी, बंगला और मराठी आदि विभिन्न आर्य भाषाओं पर ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु आदि द्रविड़ भाषाओं पर भी है। हालांकि प्रत्येक भाषा में रचित साहित्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, संवेदना के अपने संदर्भ में और अभिव्यक्ति की प्रणालियों में भी भिन्नता के बावजूद भीतर से यह मूलभूत एकता का बिंब प्रस्तुत करता है। इससे जो समग्र चित्र उभरता है वह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान का द्योतक है। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य की भावना को अपना समर्थन दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य की भावना को अपना समर्थन दिया। इस परिवेश में भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना भी की गई, जिसके अध्यक्ष थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। साहित्य अकादमी की स्थापना के मूल में भी भारतीय साहित्य की भावना को समर्थन देना निहित था। भारतीय साहित्य को जोड़ने का महत्व कार्य अनुवाद से संभव हुआ है। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को उनकी भाषाओं में ही पढ़ना और समझना संभव नहीं है। अनुवाद इसका सार्थक समाधान है। अब कोई भी जो साहित्य है उसको उसी की भाषा में पढ़ना बहुत कठिन है। अनुवाद से इसका समाधान हो सका है। अनुवाद से उनको सरल भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है और उन भाषाओं में अनुवाद करा जाता है जिसे हम जानते हैं। अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है जिससे उन्हें समझना और पढ़ना आसान हो गया है। अनुवाद के माध्यम से ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विद्रोही कविता को बांग्ला में
नजरुल इस्लाम की विरोधी कविता के धरातल पर समानता में देख सकते हैं। 4th पॉइंट, इसके कितने, इसके है 9 पॉइंट है इसके। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इनकी हेडिंग्स को देखकर और रीडिंग थोड़ा इनमें जो है रीडिंग करके आप इनको समझ सकते हैं। जैसे 4th पॉइंट की हेडिंग हो गई, विश्व साहित्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने का, ये इसका 4th महत्व हो जाएगा। और 5th है, अनुवाद संस्कृति के विकास का एक बड़ा माध्यम। 6 हो जाएगा, वैश्विक समाज संस्कृति से परिचित कराता है। 7th, साहित्यकार की मनोभूमि से जुड़ने तथा उसके आत्मविस्तार को स्वर देने का आधार है। 8th है, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित कराता है। 9th, भाषा के विकास की दृष्टि से भी महत्व है। ये इनके पॉइंट्स हो जाएंगे और इनमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ के लिख देना। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।